नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 16/11/2025 और समय हुआ है 12:40 और मैं लेकर आया हूँ मेरे सब फॉलोअर्स के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। आप तो जानते हैं कि मैं हर वीक एक वीडियो बनाकर पोस्टता हूँ, वो प्योरली मेरा लर्निंग वीडियो होता है, पर लर्निंग वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टॉक को मैं चुनता हूँ। तो इस वीक के लिए जो मैंने स्टॉक को चुना है उसका नाम है कैनरा बैंक। हमेशा की तरह हम लोग पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कैनरा बैंक का स्पॉट प्राइस चल रहा है 146 रुपीज़ का। इसका ईपीएस आप देखेंगे तो 19 रुपीज़ है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 7 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री भी है 8 टाइम्स। सो पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री भी करीब 20 रुपये ऊपर का आ रहा है, जो कि 10% है यहाँ से। और बुक वैल्यू को देखेंगे तो 127 रुपीज़ की है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 1.15 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 62% की, डेप्ट टू इक्विटी है 14%, आरओसी पिछले 5 साल का है 5.7%, आरओसी पिछले साल का है 6.6%, डिविडेंड यील्ड है 2.75%। सो फंडामेंटल्स डेटा देखेंगे तो अच्छा है। अभी एज पर इंडस्ट्री भी पोटेंशियल है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, बुक वैल्यू से भी 1.15 टाइम्स ही ट्रेड हो रहा है और आरओसी और आरओई दोनों भी अच्छे। सो फंडामेंटल डेटा अच्छा है, जिसको रख के हम लोग इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। अभी इसी सेक्टर में हम दूसरे देखेंगे तो एसबीआई है जो कि 11 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक 8 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, कैनरा बैंक 7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। तो इसके पास भी इंडस्ट्री के हिसाब से कंपैरेटिवली चीप ही ट्रेड हो रहा है। सो ये भी फंडामेंटल डेटा अच्छा है। अभी हम जो देख रहे हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, तो अभी आप देखेंगे तो देखिए 2022 में प्रॉफिट था 6,158 करोड़ का, फिर वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट डबल 11,345, फिर 15,000, फिर 17,000, अभी 17,000। तो पिछले 4 साल का हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो 5 डिजिट में आ रहा है, 10,000 रुपये के ऊपर आ रहा है। सो धीरे धीरे फंडामेंटल्स और इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ेगा, तो हमारा पोटेंशियल टारगेट एज पर द इंडस्ट्री भी और खुलेगा। और प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे तो 63% है, एफआईआईस का 11% है, डीआईएस का 12% है और पब्लिक का सिर्फ 13% है। सो देखेंगे तो रिटेल इसमें बहुत कम होल्डिंग रखे हुए हैं। तो जिस स्टॉक में भी आप देखें ना, जिसमें बड़े प्लेयर्स का हाथ होता है, रिटेल की होल्डिंग कम होती है, वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करता ही है। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक का मंथली चार्ट। इसका मंथली चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दूसरे चार्ट्स दिखाऊंगा जो कि एक समय पर कैनरा बैंक के चार्ट के जैसे थे, फिर उसके बाद उनमें क्या हुआ जो देखिए। फर्स्ट हम जो देख रहे हैं ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मंथली चार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक लाइन को ड्रॉ करके रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर, जो कि स्टॉक के टाइम के टॉप्स थे 2010 और 11। जैसे ही आप देखेंगे 2010 के टॉप को एसबीआई ने ब्रेकआउट किया, जो कि रफली 360 से 370 का जोन था। उसके बाद देखेंगे तो आज 370 का स्टॉक ऑलमोस्ट 970 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये इसके लिए दिखाया क्योंकि ये पीयूसी बैंक और ये भी पीयूसी बैंक के। सेकंड, टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर का आप मंथली चार्ट देख रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे तो मल्टीपल टॉप्स बने थे 2007 से लेकर 2011 में। फिर जब स्टॉक ने बड़ा कंसोलिडेशन करके वो स्टॉक को काटा जो कि 150 रुपये पर था, फिर वहाँ से देखिए टाटा पावर में क्या रैली है, 150 का स्टॉक ऑलमोस्ट 480 तक गया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक। उसका भी आप मंथली चार्ट देखेंगे तो 2008 में जब टॉप बना था, फिर स्टॉक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में गया। फिर जब उस कंसोलिडेशन का स्टॉक ने ब्रेकआउट किया जो कि 390 के करीब या 400 रख लीजिए, फिर जो रैली बनी है तो देखिए तो 400 का स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 तक गया। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे टेक्निकल चार्ट के, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2008 से 11 में बहुत से चार्ट्स में टॉप बने थे, फिर वो स्टॉक कंसोलिडेशन में चले गए थे। फिर जब वो लोग वो टॉप को काट रहे हैं उसके बाद में बहुत बड़ी रैली आ रही है। अभी हम देख रहे हैं सेम कैनरा बैंक का मंथली चार्ट। तो आप जो देख रहे हैं ये कैनरा बैंक का मंथली चार्ट है। देखिए इसमें भी 2007-8 में रैली आके 2010-11 में एक टॉप बन गया था, जो कि
150 से 160 के जोन में। फिर स्टॉक ने बहुत बड़ा करेक्शन किया, कंसोलिडेशन करके अभी देखिए पहले यहाँ पर एक टॉप को टेस्ट किया, जो कि ये गिरने के बाद जो टॉप था यहाँ पर बना था, उसी टॉप को यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया। फिर इस बार करेक्शन देखिए सिर्फ इतना ही किया, क्यों? क्योंकि इस बार इसको काटने की इच्छा थी। यहाँ पर ही अपने को एक सिग्नल मिल रहा था, जब स्टॉक सिर्फ यहाँ तक गिर के फिर से ऊपर जाने लगा तो एक सिग्नल था कि ये चाह रहा है ऊपर जाना, तो इसने इस टॉप को 125 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। इस 125 रुपीज़ का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 125 प्लस 45 170 का आ रहा है। तो धीरे धीरे करके हम 146 तो देख रहे हैं। तो ऑलरेडी जो 125 रुपये पर ब्रेकआउट हुआ उसका टारगेट 170 का तो है ही है, और जब वो 170 का टारगेट अचीव करेगा तो हम क्या देख पा रहे हैं, 170 के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो वो 2011 के ऊपर मंथली क्लोजिंग का ब्रेकआउट होगा। और आपने देखा ही है कि जब 2011 के टॉप्स निकल रहे तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होते हैं। सो अगर मैं देखता हूँ ये स्टॉक 160 के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे देता है तो वो आके मल्टी ईयर 2011 का टॉप का ब्रेकआउट होगा। उसका टारगेट हम लोग डबल भी रखते हैं तो ये स्टॉक 320 रुपीज़ तक जा सकता है। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया वो प्योरली मेरा फंडामेंटल नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज है, वो मैंने सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए शेयर किया है, जिससे आप लोग भी सीख सके, समझ सके। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम सब मिलकर सीख सके, समझ सके। सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।